नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन ने जो लैब असिस्टेंट है वो फर्स्ट ग्रेड के लिए जो प्रश्नोत्तर सीरीज शुरू कर रखी है हमारे मिशन ज्योग्राफी के माध्यम से, तो जरूर हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़े ताकि हमारे चैनल का फायदा प्रत्येक बच्चे तक पहुंच सके। ठीक है ना। तो आज की जो सीरीज है उसमें अपन देखेंगे स्थल रूपों का विकास कैसे होता है। स्थल रूप जो कारक होते हैं जैसे बहती नदी, बहता जल, जो नदियाँ होती है, पवन होती है, सागरीय लहरें होती है, और कास्ट प्रदेशों के अंदर जो चूना मिश्र चट्टानों में जल वर्षा जल प्रवेश करता है तो उसके कारण, प्लस अपन देखें तो हिमानियों के द्वारा भी कई तरह के स्थलूप बनते हैं। इन सभी स्थलूपों का निर्माण कैसे होता है तो उनके ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न बनते हैं अकॉर्डिंग आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज बनती है उसके अकॉर्डिंग उस पेपर सेट जो सेटिंग होता है आरपीएससी जो पेपर बनाती है उसके अकॉर्डिंग, और साथ साथ में अपने आरएसएसएम भी जो है उसमें जो राशन कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग जो पेपर आते हैं उसके अकॉर्डिंग भी अपने सीरीज बना रखी है। तो जितने प्रश्न बनते हैं वो सारे अपने दे दिए। मुझे लगता है यदि ये क्वेश्चन सीरीज आप किसी पार्ट से पढ़ लोगे तो शायद उससे बाहर कोई प्रश्न आने वाला है नहीं। तो आप ज़रूर पढ़ें हमारे मिशन ज्योग्राफी के साथ में। आज की प्रश्नोत्तर सीरीज भी शुरू करते हैं। आज के प्रश्नोत्तर सीरीज में स्थलों पर उनका विकास में आज का पहला प्रश्न होगा, युवावस्था में नदियाँ कौन सी स्थलाकृति बनाती है। तो युवावस्था में इनमें से कौन सी स्थलाकृति बनाती है, तो युवावस्था के अंदर अपन देखें तो व्याकार की घाटी, जलप्रपात, नदी विसर्प, ये सभी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा रहेगा, ये सभी के सभी जो आकार है नदी युवावस्था में। नदी की तीन अवस्थाएं होती है, नदी की तीन अवस्था होती है जैसे अपने पुरुषों की होती है वैसे ही। तो एक तो होती है अपनी युवा, ठीक है ना, एक होती है प्रौढ़ा, ठीक है, एक होती है वृद्धावस्था, ठीक है। तो यहाँ तीनों अवस्थाएं होती है। तो युवावस्था में व्याकार की घाटी, जलप्रपात, नदी विसर्प आदि का निर्माण करती है। प्रौढ़ावस्था में कोई नई आकृति न बनाती नदियाँ, यहाँ पर अपनी नदियाँ जो है पार्श्व कटाव करती है और बाढ़कृत मैदान का निर्माण ही करती है, और कोई नई आकृति नहीं बनाती। यहाँ जलप्रपात वगैरह व्याकार की घाटियाँ वो विलुप्त हो जाती है। लेकिन वृद्धावस्था में जब नदी आती है तो वृद्धावस्था में आते आते यहाँ नदियाँ कई तरह की स्थलाकृतियाँ पुनः बनाती है, जैसे कि डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है ना, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है, अपने गुख झील का निर्माण करती है। तो वो आकृतियाँ वृद्धावस्था में बनाती है, ठीक है। तो ये था इसमें से ऑप्शन द, ये सभी ऑप्शन सही है इसमें। अगला प्रश्न है कि प्रौढ़ावस्था में नदी कौन सी स्थलाकृतियाँ बनाती है, तो बाढ़ मैदान, जलप्रपात, विसर्प, डेल्टा। तो यहाँ बाढ़ मैदान का निर्माण करती है। ये तो आ गई जलप्रपात और विसर्प तो आ गए अपने इसमें युवावस्था में। देखो विसर्प युवावस्था में बनाती है और वृद्धावस्था में बनाती है, दोनों जगह देखने को मिलता है, ठीक है। और वास्तविक विसर्प जो होते हैं वो वृद्धावस्था में मिलते हैं और डेल्टा नदी वृद्धावस्था में बनाती है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा है, बाढ़ के मैदान। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था में नदियाँ कौन सी आकृति बनाती है, तो वृद्धावस्था में नदी विसर्प, प्राकृतिक तटबंध, डेल्टा, ये सभी। तो इसमें ऑप्शन भाई विसर्प भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, डेल्टा भी सही है, प्राकृतिक तटबंध भी सही है। तो ऑप्शन तीनों सही है भाई इसमें, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, द ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन वृद्धावस्था में नदियाँ बनाती है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से नदी द्वारा अपर्दित स्थलूप है। अब अपर्दन से नदियाँ, देखो नदी कोई भी जो स्थलूप निर्माता है कारक जो है, चाहे वो नदी हो, चाहे हिमानी हो, चाहे सागर लहरें हो, दो तरह से स्थलूप बनाती है। एक तो कटाव करके बनाती है, एक दूसरा जमाव करके बनाती है। भाई जिस मलबे को काटती है, भाग करके ले जाती है तो कहीं ना कहीं उसका जमाव करती है। तो कटाव और जमाव दोनों से स्थलाकृतियाँ बनाती है। तो यहाँ दो तरह की स्थलाकृतियाँ यहाँ मिल जाएगी आपस में। तो आपको बड़े ही केयरफुली तरीके से इसको पढ़ना है। तो नदी अपर्दन से कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनाती है। जब अपर्दन की बात आती है तो नदियाँ किस तरह के आकार है वो बनाती है। तो इसमें देखो ये चार दे रखे हैं यहाँ पे, गोर्ज, कैनियन, जलप्रपात, तीनों ही अपर्दन की स्थलाकृतियाँ हैं, ठीक है ना। और इसमें ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, द, ये सभी ऑप्शन है वो इसमें सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि गोर्ज नदी जब युवावस्था में होती है तो इस प्रकार की गाठी बनाती है जिसके पार्श्व खड़े हो, पार्श्व कैसे हो, खड़े पार्श्व, किनारे खड़े हो, तो वो क्या कहलाता है भैया, गोर्ज कहलाता है। यदि थोड़ा सा ऊपरी भाग थोड़ा सा खुला ज़्यादा हो, है ना, और तल्ली थोड़ी सकड़ी हो, तो इस तरह की आकृति है वो क्या कहलाती है भैया, कैनियन कहलाती है। इसमें ऊपरी भाग जो ये चौड़ा ज़्यादा, ठीक है ना, और इसमें सीधे खड़े पार्श्व है इसके। और जलप्रपात में क्या होता है, जब पानी कठोर शैल को काट नहीं पाता ऊपर से नीचे गिरता है, इस प्रकार से नीचे पानी गिर रहा होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से काफ़ी ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है, क्योंकि यहाँ कौन सी शैल है, कठोर शैल है भाई, ठीक है।
तो इस कठोर शैल को काट नहीं पाता है, और यहाँ मुलायम शैल उसको काट दिया, फिर यहाँ से पानी ऊपर से नीचे गिरता है, उसको क्या बोलते हैं भैया, जलप्रपात बोलते हैं। तो ये 3 आकृतियां है, यह नदी अपरदन से ही निर्मित करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है नदी द्वारा निक्षेपित स्थलूप है, जमाव से कौन कौन सी आकृति, इसमें कौन सा समूह सही होगा। तो नदियां निक्षेप से कौन कौन सी आकृतियां बनाती है, तो जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख, डेल्टा, जलोढ़ पंख, बाढ़ का मैदान, ये सारे निक्षेप के ही है, ये सारे सही है। जलोढ़ शंकु, डेल्टा, संप्राय मैदान, ठीक है ना। तो जलोढ़ शंकु, डेल्टा और संप्राय मैदान, इसमें ये 2 सही है। संप्राय मैदान अपरदन का है, ये किसका है, अपरदन का है। संप्राय मैदान अपरदन का है, तो ये इसमें ऑप्शन गलत हो जाता है। तीसरे में संप्राय मैदान, गोखुर झील, क्षिप्रिका, देखो क्षिप्रिका आ गई ना यहाँ पे, विश्रप तो चल जाता है दोनों साइड में, लेकिन क्षिप्रिका ये अपरदन का है, जलप्रपात का छोटा रूप क्षिप्रिका कहलाता है। और अगले में ये सभी सही, तो सभी सही नहीं है, इसमें तो क्षिप्रिका लगा गया, इसमें संप्राय मैदान लगा गया, इसका मतलब सही ऑप्शन कौन सा हो गया, ए ऑप्शन सही है। ये सारे सारे अपर निक्षेपण से जमा बनाती है नदी, और ठीक है ना, क्षिप्रिका अपरदन से बनाती है और संप्राय मैदान भी अपरदन का ही है। ठीक है, अगला प्रश्न, गोर्ज व कैनियन में प्रमुख अंतर है। गोर्ज और कैनियन में अभी मैंने बताया था, गोर्ज के ढाल खड़े होते हैं, कैनियन के ढाल खड़े होते हैं, एवं दोनों सही या दोनों गलत, तो इसमें ए ऑप्शन सही मैंने कहा था। गोर्ज के अंदर खड़े ढाल होते हैं, ऐसे इसके शीर्ष जो पार्श्व है वो खड़े ढाल वाले होते हैं, ठीक है ना, यही अंतर, कोई ज़्यादा नहीं है। अगला प्रश्न है मोनार्ड नोक क्या है। तो मोनार्ड नोक वायु द्वारा अपरदित स्थलरूप, नरीद अपरदित स्थलरूप, लहर अपरदित स्थलरूप, ये सभी। तो मोनार्ड नोक किसे कहते हैं, यानी पीछे छूटी हुई चट्टानें, पीछे छूटी हुई चट्टानें, ठीक है ना, तो उनको मोनार्ड नोक कहा जाता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाता है वो है वायु द्वारा अपरदित स्थलरूप और नदी द्वारा अपरदित स्थलरूप। इसमें तो नदी द्वारा अपरदित स्थलरूप, यानी नदी जब अपरदन करती है तो पीछे से टीले की आकृति, जैसे अपरदन करके मैदान का निर्माण कर दिया, इस प्रकार से ऊपर उठी हुई आकृतियां ऐसे रह जाती है ना, ऐसे ऊपर उठी हुई आकृतियां, इनको मोनार्ड नोक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इनको, मोनार्ड नोक कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रारंभिक अवस्था में नदी कटाव करती है, अधोमुखी कटाव, पार्श्व कटाव, ये दोनों सही या दोनों गलत। तो इसमें सही आंसर क्या है भाई, प्रारंभिक अवस्था में नदी युवा में होती है और काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिरती है, काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिरती है, तो कटाव तो आपको पता है कैसा करेगी, अधोमुखी, यानी तली में कटाव करती है, यानी घाटियों को गहरा करती है, यहाँ कटाव करती है, यहाँ घाटी को गहरा करती है। और पार्श्व कटाव कब करती है, जब नदियाँ मैदान में प्रवेश करती है तब पार्श्व कटाव करती है, तो यहाँ अधोमुखी कटाव करती है। युवा प्रौढ़ावस्था में नदियाँ क्या करती है, वृद्धावस्था में क्या करती है, पार्श्व कटाव करती है। ठीक है ना। अगला है सागरीय लहरों द्वारा अपरदित स्थलरूप है। सागर की लहरें किन किन स्थलरूपों का निर्माण करती है। तो सागरीय लहरों में भृगु, कंदरा, ठीक है, भृगु, कंदरा, वात छिद्र, टोम्बोलो और मेहराब, टोम्बोलो और मेहराब, ठीक है ना। तो ये लहरों द्वारा अपरदित स्थलरूप है। तो इसमें भैया जो पहला है इसमें अलग क्या दिखा है, देखो भृगु अपरदन से बनाती है, सही है। कंदरा वात छिद्र अपरदन से बनाती है। टोम्बोलो, टोम्बोलो अपरदन से ये निक्षेप क्या करती है। मेहराब ये अपरदन की है, लेकिन टोम्बोलो अलग है, ये निक्षेप क्या करती है भैया। टोम्बोलो क्या है, जब सागर तट है, यहाँ सागर में कोई द्वीप है, इसके बीच में कोई रोधिका बन जाती है, निक्षेप हो जाता है रोधिका, एक द्वीप को सागर तट से स्थलखंड के किनारे से जोड़ने वाला जो रोध है या रोधिका जो है उसको टोम्बोलो कहते हैं। ये है टोम्बोलो, ठीक है ना। ये आकृति यहाँ से यहाँ तक, इसको टोम्बोलो कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं होगा। भृगु, कंदरा, वात छिद्र, इसमें वाट नहीं वात छिद्र में समझना भाई, इसको वात है, तय मान ला इसमें। केव और मेहराब, ठीक है ना। तो इसमें भी अपन देखें तो वात छिद्र, कंदरा, केव और मेहराब, तो ये लगभग सभी ऑप्शन जो है वो इसमें किसके है,
नदी सागर लहर के अपरदन के है, इसमें सभी अपरदन के है, ठीक है ना, ये वाला। तीसरे में भृंगु, कंदरा, वाछिद्र, डेल्टा। और डेल्टा जमाव का है, ये अलग हो गया ना, इसमें साप ये जमाव निक्षेप का है। चौथे में भृंगु, कंदरा, वाछिद्र, केव, जलप्रपात, ठीक है ना। तो जलप्रपात घटाव का तो है, लेकिन जलप्रपात तो नदी का है ना, तो ये वैसे अलग हो गया। ये तो किससे संबंध रखता है? नदी से। तो जलप्रपात वैसे नदी का है, तो इसमें ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और पहले वाले में टोम्बोलो, तो ये थोड़े दो ऑप्शनों में से होगा, इससे अपन कर लेंगे। तो ये ब ऑप्शन सही रहेगा। इसमें कौन सा सही है? इसमें ब ऑप्शन सही है, ये सही रहेगा, ठीक। अगला प्रश्न है, लहर द्वारा निक्षेपित स्लूप है पुलिन, स्पिट, रोधिका, सभी। तो इसमें पुलिन किनारा जो होता है, समुद्री किनारा, जिसको बीच बोलते हैं, अपन कहते हैं समुद्री बीच पे गए भाई, ठीक है ना, घूमने के लिए, ये बीच किनारा, ठीक है ना। स्पिट है ना, तो इसमें सागर की ओर जीविया क्या करते में निक्षेप होता ना, इस प्रकार से यहाँ जमा हो गया, सागर लहरें काट कर यहाँ से मलबा ऐसे जमा सागर में जमा कर दिया, तो उसको स्पिट बोलते हैं, ठीक है। रोधिका बार, यानी तट के पास में इस प्रकार से मलबा निक्षिप्त हो गया, चाहे ऐसे निक्षिप्त हो गया, उसको रोधिका बोलते हैं। रोध रोधिका में फर्क है। रोध जब जल से ऊपर आ जाता है तब तो रोध कहलाता है, और जब थोड़ा डूबा रहता है तो रोधिका कहलाता है, ठीक है। और इसमें ये सभी ऑप्शन सही है, ये सारे लहर द्वारा ही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, पवन द्वारा अपन इस्तेमाल करते हैं कौन सी में? तो वातगर्त, भूस्तंभ और अश्मिक जालिका, ये सभी। तो भैया इसमें वातगर्त हवा के ही है, भूस्तंभ हवा के ही है, जब जालिका बनती है एक भाग टूट जाता है, स्तंभ खड़ा रहता है, भूस्तंभ हवा का ही है। अश्मिक जालिका छेद बन जाते हैं हवा के कारण धरातल के अंदर, तो ये सभी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो ये सारे सर किसके? पवन के ही है। पवन द्वारा निक्षेपित शिलाखंड कौन कौन सी है? तो पवन जमाव से कौन सी आकृतियां बनाती है भैया यहाँ पे? तो बालू का स्तूप, यानी जिसको अपन टिब्बे बोलते हैं अपनी भाषा में, बालू का स्तूप। कई प्रकार इसके, जैसे बरखान, बार बार आया भाई बरखान, है ना। चंद्राकार बालू के टीले क्या कहलाते हैं? बरखान कहलाते हैं। इधर से हवा इस पर से चल रही होती है, और इस तरह की जो आकृति जमा होती है ना, इस तरह की, इसको बरखान बोलते हैं, ठीक है ना। आधा भाग इसका है तब शीप कहलाता है। यदि ये हवा के सामने ऐसे बन जाते हैं तब पैराबोलिक कहलाते हैं, पैराबोलिक, पैराबोलिक, ठीक है ना, समझिए। और उसके बाद में आगे है उर्मिकाएँ, यानी बालू रेत के टीले इससे लहर बन जाती है ना, उसको उर्मिका बोलते हैं। और कगार, बालू का ढेर काफ़ी लंबा चौड़ा, काफ़ी दूर तक पठारनुमा जमा हो जाता है कगार का। तो ये सभी ऑप्शन सही है किसके? पवन द्वारा निक्षेपित सभी के सभी, बालू का स्तूप, उर्मिकाएँ, बालू का कगार, ये सभी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला ऑप्शन, मिसिंग हो गया ना, बार बार नंबर नहीं आया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? एक सेकंड, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? तो छत्रशिला, भूस्तंभ, यारडंग, मेहराब, गुहास्तंभ, कंदरा, लेगून, हुक, वेदिका, बालू का स्तूप, बरखान, लोइस। अब इसमें देखो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, असत्य पूछ लिया तो छत्रशिला, भूस्तंभ, ठीक है, और यारडंग, ठीक है। तो इसमें छत्रशिला पवन के अपरदन से निर्मित है, भूस्तंभ अपरदन से, ठीक है ना। तो ये किसके है? पवन द्वारा अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियां हैं, है ना। यारडंग ये भी पवन की है। उसके बाद में मेहराब, गुहास्तंभ, कंदरा, तो ये किसकी है? मेहराब, गुहास्तंभ और कंदरा। तो मेहराब सागरीय लहरों की है, गुहास्तंभ भी लहरों का है, कंदरा भी गुफा लहरों का अपरदन है, तो ये सागर की लहरों का है, और ये पवन अपरदन का है, ठीक है ना। उसके बाद में लेगून झील, हुक, वेदिका। तो लेगून, हुक, वेदिका। अब हुक और वेदिका ये तो है लहर का बड़ा महत्वपूर्ण, और लेगून झील बनती है नदी की है, फर्क देखना। फिर बालू का स्तूप, बरखान, लोइस, ये तीनों ही वायु के निक्षेप के है, तीनों वायु के निक्षेप के है। इसका मतलब ये भी सही है क्योंकि वायु निक्षेप के है, यह सही है कि लहरों के अपरदन के है, और यह पहला सही है कि पवन के अपरदन के है। इसका मतलब बचा कौन सा?
स ऑप्शन ये गलत है इसमें, क्योंकि इसमें हुक वेदिका लेगून, लेगून झील जो है वो नदी द्वारा निर्मित है, हुक और वेदिका सागर की लहरों द्वारा निक्षेपित स्वरूप है, तो यह इसमें अलग है, ठीक है ना। तो इसमें स ऑप्शन अलग हो जाएगा। 14वां प्रश्न है बरखान का संबंध है वायु के निक्षेप से, वायु अपर्दन से, जल अपर्दन से और ये सभी। तो भैया ये बरखान जो है अर्धचंद्राकार बालू के टीले वायु के निक्षेप से बनते हैं। मैंने कहा ना इस प्रकार की आकृति यदि बन जाती है ना, यहाँ रेत के टीले जमा हो जाते हैं, यहाँ गड्ढा रह जाता है, सीधी ढाल यहाँ ढाल है और इधर से हवा इसमें आ रही होती है, ठीक है ना। हवा के समानांतर ये शीर्ष निकलते हैं इसके, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, बरखान बोलते हैं। बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से हिमन द्वारा प्रतिष्ठित रूप है, यानी हिमानियाँ कौन से स्थल रूपों का निर्माण करती है। तो हिमानी द्वारा प्रतिष्ठित रूपों में यदि अपन देखें तो युवाकार की घाटी बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अलावा नुनाटक ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद में कोल, कोल भी बिल्कुल सही है। तो ये नदी द्वारा हिमानी द्वारा अप्रतिष्ठित रूप है। इसमें देखो ये तो तीनों हिमानी के ही है। इसमें एस्कर, केम, श्रृंग, ठीक है ना, एस्कर, केम और श्रृंग। तो इसमें जो श्रृंग है अपना यह तो दो तो हो गए इसमें निक्षेप के, ये दो तो हो गए निक्षेप के और ये हो गया अपर्दन का, ये हो गया अपर्दन का श्रृंग, ठीक है ना। फिर इसमें देखो तीसरे में अलग हो गया ना, ये तो ये ऑप्शन सही अलग हो गया। फिर मेषशिला, हिमोड और कैटिल, कैटिल कह दो कैटिल कह दो, तो मेषशिला, हिमोड, अब हिमोड जमाव है और कैटिल भी जमाव है। कैटिल भी क्या है, हिमखंडों के पिघलने से जो छेद बनते हैं और उसमें जो गड्ढेनुमा आकृति बनती है वो कैटिल कहलाती है। तो ये तो है दोनों किसके, निक्षेप के, और मेषशिला ये अपर्दन का, हिमानी अपर्दन का, तो ये भी अलग हो गया, ठीक है ना। ये सभी सही, तो ये सभी सही है ही नहीं, ये इसमें अपर्दन, इसमें निक्षेप अपर्दन दोनों मिक्स, तो ये सारे किसके है, अपर्दन के है। तो इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा। इसमें कौन सा सही रहेगा भैया, ए ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है ना, ये सही कर लेना है इसमें। द्वीपों को तट से मिलाने वाली संरचना कहलाती है रोद, रोदिका, स्पिट और टोम्बोलो। तभी मैंने बताया था, यानी ये तट है, यहाँ द्वीप है, इसको बीच में एक मिलता है, तो एक रोदिका से मिलता है, लेकिन उसको कहते हैं क्या है, टोम्बोलो कहते हैं। यही टोम्बोलो है, या करती, तो द ऑप्शन सही है इसमें। अगला है फ्योर्ड क्या है, फ्योर्ड हिमानी निर्मित तट, मैदान, बाढ़ मैदान, ये सभी नहीं है भैया इसमें। हिमानी यानी महासागर की जो ठंडे प्रदेश जो है, हिमानी जो क्षेत्र है वहाँ पर समुद्र तट के आसपास में सागर के अंदर जो शिलाखंड, बर्फ के शिलाखंड आते हैं वो टकराते हैं, टकरा करके कटाव करते हैं, कटाव करके और इन तटों के ऊपर एक नई आकृति बनाते हैं, ठीक है ना। तो इस आकृति को क्या बोलते हैं, फ्योर्ड बोलते हैं। अगला है टेरारोसा का संबंध है लाल भूरी मिट्टी से, लाल काली मिट्टी से, एक पहाड़ी या कोई नहीं। तो इसमें टेरारोसा क्या है भैया, टेरारोसा भूकाष्ठ प्रदेशों में अपर्दन से निर्मित एक शिलाकृति है, यानी क्या है शिलाकृति, कौन सी, लाल भूरी मिट्टी का जमाव, ये है लाल भूरी मिट्टी का जमाव टेरारोसा कहलाता है, ठीक है। काष्ठ प्रदेशों की, किसी कौन सी भाग की है, काष्ठ चुनाव प्रदेशों की। अगला प्रश्न, अगला है अपर्दनात्मक काष्ठ शिलाकृति का सही समूह है, अपर्दन से निर्मित काष्ठ शिलाकृति का सही समूह है विलेरंद्र, विलेरंद्र, सही मिक्स हो गया ना, ये थोड़े मिक्स हो गए, विलेरंद्र, डोलाइन और सैकुंड अपर्दन काष्ठ प्रदेशों में, राजकुंड और धस्ती निवेशिका, ये सभी सही। तो इसमें देखो इसमें पूछा अपर्दनात्मक काष्ठ आकृतियाँ, अपर्दन से काष्ठ प्रदेश में कौन कौन सी आकृतियाँ बनती है, तो विलेरंद्र इसमें बिल्कुल सही है, विलेरंद्र तो बनता ही बनता है। उसके बाद में देखें तो सैकुंड बनता ही है, राजकुंड बनता ही है, धस्ती निवेशिका बनती है, ठीक है ना। तो इसमें काष्ठ प्रदेशों में ये सभी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। विलेरंद्र होते हैं छोटे छोटे चुना प्रदेशों में जल प्रवेश करने से छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, उसको विलेरंध्र कहते हैं। जब कई विलेरंध्र मिल जाते हैं तो भैया क्या कहलाते हैं, घोलरंध्र कहलाते हैं। कई घोलरंध्र आपस में मिल जाते हैं तब क्या कहलाते हैं भैया, कई घोलरंध्र मिलने के बाद में डोलाइन कहलाते हैं,
ठीक है। और कई दो लाइन आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, तो यू वाला कहलाते हैं, ठीक है ना, ये आकृतियां बनती है इसमें। अगला प्रश्न, अंडों की टोकरी के समान, अंडों की टोकरी के समान स्थलाकृति कौन सी है? अंडों की टोकरी के समान स्थलाकृति कौन सी है? तो ड्रमलिन, हिमोड, एस्कर। तो सही ऑप्शन कौन सा है? ड्रमलिन। ड्रमलिन अंडों की टोकरी के समान है, यानी ये हिमानी निक्षेप स्थलाकृति है। ड्रमलिन हिमानी निक्षेप से निर्मित स्थलाकृति है ड्रमलिन, ठीक है ना। और इसमें जो मलबा है उसका जमाव अंडों की टोकरी के समान होता है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? ड्रमलिन बोलते हैं, समझ गए। अगला प्रश्न, काष्ठ निक्षेपित स्तूप है, आश्वताश्म, निश्चुताश्म, गुहा स्तंभ, ये सभी। देखो काष्ठ चुना प्रदेशों में जब निक्षेप होता है तो ये मान लीजिए ये सेल है, इस सेल में यहाँ से ये चुना प्रदान सेल है, यहाँ से चुना था, वर्षा जल प्रवेश किया, ये कट के चला गया, तो यहाँ से चुनने के इस प्रकार से बिंदु है वो लटकती हुई, छत से लटकती हुई इस प्रकार से त्रिभुजाकार, और यहाँ पर भी। तो जो ऊपर से लटक रही है उसका नाम है आश्चुताश्म, आश्चुताश्म यानी ये, और नीचे वाला ये भाग है इसका नाम है निश्चुताश्म, यहाँ जमा होता है उसको। और बीच में ये दोनों आपस में कभी कभार आपस में यूँ मिल जाते हैं, तब हो जाता है भैया गुहा स्तंभ, समझ गए। तो तीनों सभी सही ऑप्शन है, समझ गए। यानी आश्चुताश्म में स्टेलेक्टाइट, ये स्टेलेग्माइट, निश्चुताश्म में लेगमाइट, आश्चुताश्म में लेक्टाइट, स्टेलेक्टाइट, ठीक है ना। तो ये सभी ऑप्शन सही है इसमें। अगला प्रश्न है, नदी वेदिकाओं के प्रकार है। तो नदी वेदिकाएं जो होती है, नदियाँ जब कटाव करती है तो कई तरह की स्थलाकृतियाँ बनाती है, तो उसमें एक नदी वेदिका क्या करती है, जब इस प्रकार की सी आकृति बनती है, इस प्रकार की, ठीक है, तो इसमें दोनों के किनारे बराबर हो तो ये वेदिका है, इसको युग्मित बोलते हैं। जब दोनों साइड के किनारे आपस में मिल नहीं रहे हो उसको बोलते हैं अयुग्मित, ठीक है। तो दो प्रकार है इसके, दोनों सही है, युग्मित और अयुग्मित। अगला है, कठोर शिलों में निर्मित विसर्प कहलाते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के विसर्प बनते हैं, तो अधय कर्तित कहते हैं उसको, दूसरा गंभीरभूत भी कहते हैं, दोनों ऑप्शन सही है इसमें। कठोर शिलों में विसर्प अधय कर्तित और गंभीरभूत दोनों नाम इसके हैं। नदी विसर्प के छल्ले के आकार में पानी भरने से निर्मित झील कहलाती है। जैसे ये नदी का विसर्प इस प्रकार से, अब यहाँ नदियाँ क्या करती है, यहाँ कटाव किया, फिर वापस बहते बहते पानी है, यहाँ रोधी का अवरोध जमा हो गया, इसमें पानी भर गया, ये छल्ले के आकार में, तो ये आकृति तो विसर्प कहलाती है। ये तो क्या कहलाती है? नदी की आकृति विसर्प। लेकिन ये छल्ले के आकार में यहाँ पानी भर गया, ये एक प्रकार की झील बन गई। तो कौन सी झील बनी है भैया? इसको क्या बोलते हैं? गोखपुर झील। ये तो क्या दोनों सही है? छाड़न भी इसी को कहते हैं, दोनों सही है भैया, छाड़न भी इसी को कहते हैं। तो ये जो झील है ना, इसको गोखपुर झील या छाड़न झील कहा जाता है, ठीक। ध्वस्त गोलरंध्र कहलाते हैं। देखो कई गोलरंध्र जब ध्वस्त हो जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? डोलाइन कहलाते हैं, अभी बताया था मैंने। हिमोड के प्रकार है, हिमोड के प्रकार है। हिमोड हिम अपने साथ में प्रवाहित मलबा लाकर के जब जमाव करती है तो कितने प्रकार से करती है? क्या पार्श्विक करती है, मध्यस्थ करती है, तलस्थ करती है, ये सभी। तो ये भैया तीनों जगह करती है, यानी किनारों पे भी मलबा जमा करती है हिमोड, तली में भी मलबा जमा करती है ना, और मध्य बीच बीच में भी टीले बना देती है। तो तीनों ऑप्शन सही है। तीन प्रकार से हिमोड जमा होता है, पार्श्विक, मध्यस्थ और तलस्थ। तो सभी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला है, मरुस्थलों में पथरीले धरातल पर नदी अपरदन से निर्मित चट्टानी तल कहलाते हैं। मरुस्थलीय प्रदेशों में, यानी मरुस्थलीय प्रदेश है और पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पहाड़ी इलाके पर क्या है? नदियाँ बहती है, पहाड़ों से नीचे उतरती है, ठीक है, और बीच में जो निम्न भूमि है उसमें पानी भर जाता है, तो ये झील बन जाती है, ठीक है। और झील का ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पहाड़ है, तो ये झील का ये वाला क्षेत्र है, झील को तो बोलते हैं पलाया, झील को क्या बोलते हैं? पलाया बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो पास वाला ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं पेडिमेंट। क्या बोलते हैं? पेडिमेंट, ठीक है। तो ये पेडिमेंट, पलाया जो है और पदस्थली, ये तीनों किस क्या करती हैं? नदी के अपरदन से निर्मित चट्टानी स्थल रूप है, ठीक है ना।
तो सभी ऑप्शन सही है इसमें सभी ऑप्शन सही है। पलाय क्या है? तो मरुस्थलों में खारे पानी की झीलें जो बन जाती है ना मरुस्थलीय प्रदेशों में, उनको पलाय झीलें कहते हैं। अभी बताया था मैंने वही बात। यहाँ पहाड़ है, बीच में पानी आकर के अभी इकट्ठा हो गया, इसको पलाय झीलें खारे पानी की होती है। फिर पानी जैसे सूख जाता है ना यहाँ से, तो नमक प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अपने बाड़मेर के अंदर कई तरह की झीलें, जैसलमेर में कई प्रकार के, बीकानेर में लूण, कई झीलें हैं। इनशेल वर्ग क्या है? तो मरुस्थलों में अवशिष्ट पर्वत, हिमानी निर्मित स्थलरूप, ये दोनों गलत। इनशेल वर्ग, अभी जैसे मैंने मोनार्डनो कहा था ना, ठीक उसी प्रकार से हवा अपहरण करती है, तो कुछ कठोर चट्टानें छूट जाती है, बीच बीच में टीले से रह जाते हैं ना बीच बीच में, ये तो ये मरुस्थलों के जो अवशिष्ट भाग है वो क्या कहलाते हैं? इनशेल वर्ग कहलाते हैं। किस भाग के? मरुस्थलों के। तो इनशेल वर्ग मरुस्थलों में अवशिष्ट पर्वत जो है, कठोर चट्टानें ऊपर रह जाती है ना, उसको इनशेल वर्ग कहा जाता है। और अंतिम प्रश्न इस रिलेशन का, कल्लर भूमि होती है, तो कल्लर भूमि किसे कहते हैं? तो पलाय झील के सूखने पर निर्मित भूमि, चुना निक्षेपित स्थलरूप, ये दोनों सही या दोनों गलत? इसमें सही है। कल्लर भूमि कौन सी भैया? ए ऑप्शन। जब पलाय झील जो बनती है, पलाय झीलें बनती है, इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, तो ये तो पलाय झील है। जब ये सूख जाती है तो बीच में नमक की परत जमा हो जाती है ना, और इस प्रकार के नमकीन मिट्टी से निर्मित जो भाग है उसको कल्लर भूमि कहा जाता है। कौन सी भूमि कहते हैं उसको? कल्लर भूमि कहते हैं। तो ये 30 प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ डाल दिए गए हैं। ठीक है ना, और यदि ध्यानपूर्वक आप इनको पढ़ें तो यहाँ से प्रश्न जो आएगा आप इजीली उसको क्लियर कर पाओगे, कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं है। ये आवश्यकता नहीं कि सेम ही प्रश्न उठ के आए, लेकिन आप उस टॉपिक तक पहुँचोगे भैया, तो जरूर पढ़ें। आप हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल के साथ में अपना भाग्य आजमाएं, हमारा सहयोग लें, पढ़ें और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमारा मनोबल भी बढ़ाएं, ताकि हम भी आपके लिए नए नए वीडियोज़ हैं इसी प्रकार से मेहनत करके लाते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहें हमारा मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल। हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आप भी प्रयास करें, हम भी प्रयास करेंगे। हमारा मिशन है कि पता आपको क्या? प्रत्येक बच्चे तक भूगोल पहुँचाना। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल।